हेलो एवरीवन, वेलकम टू बदामकुल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे COQP 11 के 2024 के पेपर की आखिर की कैसा पेपर आया था और ये पेपर किस किस कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है वो सबसे पहले हम आपको बता दें। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो LLB के लिए यानी BHU LLB, DU LLB, फिर BHU में मास कम्युनिकेशन, फिर अभी BHU में कोर्स और भी है जैसे MSW जिसको हम कहते हैं मास्टर्स इन सोशल वर्क, फिर लाइब्रेरी साइंस BHU में। तो ऐसे कोर्सेज के लिए ये जो पेपर है वो एप्लीकेबल है। अगर मेजरली बात करें तो बहुत लोगों का फोकस रहता है कि हमें DU LLB या फिर BHU LLB में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए यही पेपर जो होगा वो एप्लीकेबल होता है। इसका कोड है COQP 11, ठीक है। और ये जो पेपर आपको दिख रहा होगा वो ओरिजिनल पेपर है। COT PG 11 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक ऑर्गेनाइज की गई थी इस बार 2024 में। और ये 13 मार्च को ये पेपर हुआ था शाम को 4:30 बजे से 6:15 तक के बीच में। और ये सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा जनरल। तो कुल मिलाकर के आप बात आपको समझ में आ गई कि हम COQP 11 की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम करने वाले क्या हैं ये आपको बता देते हैं। सबसे आसानी से इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चन पेपर आया था, क्या फॉर्मेट रहा था, कैसे क्वेश्चंस आएंगे उनको हम देखेंगे। और जो मेन फोकस रहेगा वो सॉल्यूशन पे नहीं रहेगा, वो आंसर पे नहीं रहेगा। द मेन फोकस विल बी ऑन कि कैसे आपको क्वेश्चंस को देखना है, कैसे PYQ को एनालाइज करना है और वहाँ से कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे जो फ्रेम हो सकते हैं एग्जाम में। तो उनको आप देख लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा और ओवरऑल एनालिसिस आप इस वीडियो के थ्रू कर पाएंगे कि कैसा क्वेश्चन पेपर आया था, कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन बना के रखनी है, जिससे कि आप नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में जब भी एग्जाम में आप अपीयर होंगे तो आप एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर पाएँ। तो ये हमारा फोकस होगा कि हम पूरा एक एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर पाएँ। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में देखिए, आप सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एक सेक्शन कंप्रीहेंशन का, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पैसेज। तो इसका आप जो है वो कहीं ना कहीं आंसर खुद ही कर लेंगे या बहुत आसानी से कर सकते हैं। और एक बात और हम आपको बता दूं कि इसका जो PDF होगा वो हम आपको अटैच करके PDF का जो लिंक है वो अटैच करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। और टेलीग्राम ग्रुप में हमने ऑलरेडी PDF को सेंड किया हुआ है, उसके साथ साथ ऑफिशियल आंसर की भी हमने सेंड किया हुआ है, तो उसको भी आप एक बार जाके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो अभी जो हम PDF शेयर करेंगे उसमें आंसर, ऑफिशियल आंसर की को हम इसमें अटैच कर देंगे और उसके बाद उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप देख लीजिए। तो मेरा आपको सजेशन यही होगा कि आप इस वीडियो में क्या करिए कि पहले PDF देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करिए आप देखना है, फिर साथ में PDF भी ओपन रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। खैर, हम स्क्रीन पर यहाँ आपको दिखा रहे हैं, तब भी आप देखते चल सकते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, ये सब कंप्रीहेंशन क्वेश्चन हैं, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप खुद एक बार देख लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं GK GS के सेक्शन से डिस्कस करना कि आखिर कैसे क्वेश्चंस आए थे और क्या इनके पॉसिबल आंसर्स होंगे, और ये सारी चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेटेड रीजन। अब देखिए, जो इस वीडियो में हिंदी मीडियम के लोग होंगे, जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के होंगे, अगर उनको कोई भी डाउट हो रहा होगा कि हम हिंदी में डिस्कस नहीं करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बस क्वेश्चंस हमें इंग्लिश मीडियम में मिले थे, इस वजह से हमने इंग्लिश में ये वीडियो जो है वो मतलब इंग्लिश वाला PDF ही उठा लिया और आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। हिंदी को भी हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। बाकी आपको पेपर का ऑलरेडी फॉर्मेट पता होगा कि जिनके लिए हिंदी जो हिंदी ऑप्ट करते हैं उनको हिंदी आता है, बाकी और क्वेश्चंस भी उनके हिंदी मीडियम में रहते हैं, और जो इंग्लिश ऑप्ट करते हैं उनके लिए लैंग्वेज इंग्लिश आता है और उनका क्वेश्चन पेपर भी इंग्लिश मीडियम में आता है। अब एक बात को और समझ के रखिए कि कुल क्वेश्चन जो होते हैं वो 75 होते हैं। पहले 100 क्वेश्चन होते थे लेकिन अब 75 क्वेश्चन होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। एक जो क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का होता है एज ऑफ नाउ। अभी तो कंडीशन ये है कि 4 नंबर के होते हैं। अगर आपके नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब एक क्वेश्चन गलत होता है, तो 1 नंबर डिडक्ट होता है आपका। तो कुल मिला के ये मार्किंग पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। हम एक अलग से डिटेल्ड वीडियो भी लेकर के आ रहे होंगे जिसमें बताएंगे आपको कैसे COT PG 2025 के लिए प्रिपरेशन भी करना है। तो वो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इस वीडियो में आसानी से देख ले बहुत डिटेल में कि कैसे हमें इस पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है और क्या चीज़ें करनी है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेटेड रीजन, मतलब कौन से राज्य में जो है वो हाथियों का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कर्नाटका। क्या आंसर होगा? कर्नाटका, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए, इससे आप एक बात ये समझ लीजिए कि आपको ये भी देख के जाना चाहिए कि किस स्टेट में सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर है, फिर कौन से स्टेट में जो है वो सबसे अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। फिर ये जो है वो इकोलॉजी का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पॉसिबल होते हैं और आपसे पूछ भी लिए जाते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेटेड रीजन कौन सा है, तो कर्नाटका है।
हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर वाला स्टेट कौन सा है, तो ये आपको देखना होगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आपको देख के जाने होंगे, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख पा रहा होगा स्क्रीन पे, जस्ट फॉर अ वाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रीजनिंग का है। रीजनिंग आपको अलग से डिस्कस कराया जाएगा, ऑलरेडी आशीष ने स्टार्ट किया हुआ है, सो ही विल बी डिस्कसिंग दैट। तो हम इस वीडियो में रीजनिंग के पोर्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप एक बार देख लीजिएगा, आप खुद भी चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ही हैज़ स्टार्टेड अ डेडिकेटेड प्लेलिस्ट फॉर दैट, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ही विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स, तो वो खुद ही इसका आंसर आपको बता रहे होंगे, कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें आपको बता रहे होंगे। फिर हम आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंट्री माउंट किलिमंजारो इज़ फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन। अब इसका जो पॉसिबल आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपको भी पता होगा, बट हम इसको भी डिस्कस करेंगे। द करेक्ट आंसर वुड बी तंजानिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तंजानिया जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब एक बात और भी समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं वो किस सेक्शन के, ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ज्योग्राफी सेक्शन के हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी सेक्शन के हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले आते हैं, तो इसलिए आपको ज्योग्राफी भी ठीक ठाक पढ़ के जाना होगा। माउंट एवरेस्ट के बारे में, फिर कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, कौन सा सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, ये सारी पढ़ के जाना होगा। कंचनजंगा के बारे में, K2 के बारे में, फिर माउंट एवरेस्ट के बारे में, ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ लेने होंगे। और जैसे अभी वॉल्केनिक इरप्शन से मुझे आ रहा था, फ्यूजियामा जो है वो कहाँ पे स्थित है, ये भी पूछ लेता है कि वेयर इज़ फ्यूजियामा इज़ लोकेटेड, जो कि एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है। तो अब जो वो जापान में है कि कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करते हुए जाना होगा। बीच बीच में हम लोग भी ऐसे कुछ सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराया जा सके, या फिर कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन है। अब इसको हम चाहे तो डिस्कस भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम छोड़ सकते हैं, बिकॉज जो भी मेंटर होगा इंग्लिश का हमारा, वो आपके साथ डिस्कस जरूर करेगा, बट वी विल बी डिस्कसिंग दिस एज वेल। अब देखिए, द वर्कर्स वर एश्योर्ड दैट, फिर ब्लैंक है, एन एनिमस वोट विल बी द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर इन यूनियन इलेक्शन इन जुलाई। अब देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए। यहाँ पे एन अनिमस होगा नहीं, ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन आपका डिडक्ट हो जाता है, होगा ही नहीं। फिर सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं अ, दैट यहाँ पे हम अ फिक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, द वर्कर्स वर अश्योर्ड दैट अ अनोनिमस वोट विल बी द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर इन द यहाँ पे जब हम द लगाते हैं, इन द यूनियन इलेक्शन इन जुलाई, तो जो बी ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से इंग्लिश के क्वेश्चंस पे आप टैकल कर सकते हैं, बहुत कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं जिसके लिए आपको नाउन, प्रोनाउन और कंजक्शन, इन सारे के प्रीपोजिशन, इन सारी चीज़ों की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप आराम से कर लेंगे। बेसिक नॉलेज होगी तब भी आप कर लेंगे। बाकी हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें, तो ये क्वेश्चन आपका है मैथ्स का। तो दिस क्वेश्चन विल ऑल्सो बी डिस्कस बाई आशीष मोस्ट प्रोबेबली, सो ही विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स। बाकी आप एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिएगा खुद भी। आई विल रिक्वेस्ट हिम कि वो जल्दी ही इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करा दे आपके साथ। बाकी आगे देखिए, आगे जो 11th नंबर क्वेश्चन है, अ वायरस प्रोग्राम यूजुअली हिडन इन। अब ये जो है वो आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसको आप बहुत डिटेल वे में कर सकते हैं। बाकी हम ये बता दें आपको कि जो भी हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं वो हम आंसर ऑफिशियल आंसर की के थ्रू ही डिस्कस कर रहे हैं। सो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम एक बार बस कंफर्मेशन के लिए आपको बताते रहे कि वॉट एवर आंसर विल बी डिस्कसिंग, ये ऑफिशियल आंसर की आंसर था। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4th नंबर होगा, ठीक है। अ वायरस प्रोग्राम यूजुअली हिडन इन द ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा देख लीजिएगा। बहुत बार क्या होता है कि लोग रट्टा मारना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज कंप्यूटर के ठीक ठाक क्वेश्चन रहते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन तक कंप्यूटर के भी रहते हैं, तो अच्छे खासे आपके मार्क्स जो हैं वो यहाँ से मिलने वाले हैं, इसलिए आप उसको ध्यान से देख के ही जाइएगा। बाकी 12th क्वेश्चन है, हाइपरलिंक्स कैन बी। अब टेक्स्ट, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, पिक्चर्स। तो हाइपरलिंक्स क्या होते हैं ये आपको जो है वो समझना है, बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए वो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। पहले इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाइपरलिंक्स किस किस फॉर्मेट में हो सकते हैं, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो हाइपरलिंक्स जो है वो टेक्स्ट में भी हो सकता है, ठीक है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स में भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ सेल्स में भी हो सकता है, और पिक्चर्स फॉर्म में भी हो सकता है। तो इस तरीके से सारे के सारे फॉर्मेट्स में आपके जो है वो
हाइपरलिंक्स हो सकते हैं। तो इस वजह से आपको जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, आंसर वुड बी थर्ड वन, ए बी सी एंड डी, ठीक है, यानी कि थर्ड वन विल बी द करेक्ट आंसर। अब हाइपरलिंक होता क्या है, जब आप किसी भी वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे देखेंगे ब्लू कलर का ऐसे कुछ लिखा रहेगा, जो भी हाइपरलिंक किया जाएगा वहाँ पे ब्लू कलर का आ जाएगा, फिर किसी भी कलर में आ जाएगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ और पेज खुल जाता है, ठीक है। तो अब वही जो होता है ब्लू कलर का, जहाँ से आप किसी और पेज पे जाते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक इमेज के तौर पे भी हो सकता है, इट कैन बी ड्राइंग ऑब्जेक्ट, इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ सेल्स, इट कैन बी अ पिक्चर एज वेल। तो ये जो होगा आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, टेक्स्ट, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, पिक्चर्स, ये चारों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा, यही इसका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कुछ सैम्पल क्वेश्चन है मान लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो आपको एज अ सैम्पल काम करता है, आपको समझाता है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 4 लेटर्स बिगिनिंग विथ ए और ई कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ वर्ड इक्वेशन। अब ये हमारे डोमेन के बाहर की बात है, डोमेन में इसलिए क्योंकि बिकॉज जब मतलब कहते हैं ना सेपरेशन ऑफ पास, तो व्हेन इट हैज़ बीन अलॉटेड टू समवन देन ही विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स कि कौन से लेटर्स बनेंगे, क्या इक्वेशंस होंगे। अदरवाइज आंसर तो मेरे पास आया था, आंसर तो मैं बता सकता था, बट आई विल नॉट बी डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स बिकॉज इट विल बी ए मोमेंट ऑफ क्लास। तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे चलते हैं। 14th क्वेश्चन था हमारे सामने, फिल इन द ब्लैंक्स, इंग्लिश का क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएटली स्पेल्ड ऑप्शन। वी नीड टू फाइंड अ वे टू स्लैश द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सिमुलेशंस प्रेडिक्टिंग रोड एक्सीडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो आप इसमें अकोमोडेट का स्पेलिंग देख लीजिए, वॉट एवर इज द करेक्ट स्पेलिंग। देखिए ये स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है, ठीक है, इट विल नॉट बी द आंसर। थर्ड वन भी रॉन्ग है, फोर्थ वन भी रॉन्ग है, so the correct spelling will be accommodate. The answer first will be the any option first will be the correct answer. All right, so ये आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे कि कोई हवा से क्वेश्चन उड़ के आ जाएंगे नीचे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आप डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहिए आराम से, डेली 1-2 घंटे अभी भी टाइम है, मार्च से पहले एग्जाम होने के चांसेस नहीं है, तो आराम से आप 1-2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तभी आपके एग्जाम में सिलेक्शन हो जाने वाला है। The government on the advice of National Advisory Council has passed the National Rural Employment Guarantee Act is नहीं, यहाँ पे is ही कह सकते हैं, is या जो भी है। कब ये जो है वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के कहने पे गवर्नमेंट ने उसको जो है वो पास किया था, तो ये मनरेगा के बारे में बात की जा रही है, जिसका नाम बाद में चल करके मनरेगा रख दिया गया था। तो द करेक्ट आंसर विल बी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। कब ये किया था गवर्नमेंट ने, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ऑप्शन नंबर 1 विल द करेक्ट आंसर। अब ये पहले कौन कितने डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च हुआ था, बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया था, तो ये सब सारी चीज़ें भी आपको थोड़ा बहुत देख के और पढ़ के जानी पड़ेंगे, ठीक है। कि इसका नाम करंट में क्या है, तो इसका करंट में नाम अब मनरेगा कर दिया गया है, आपको भी पता होगा। बाकी कभी पूरे भारत में लागू कर दिया गया, इसके क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजंस है इसके अंदर, ये सब आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। मिनिमम 100 डे का जो काम की बात की जाती है, रोज़गार की गारंटी दी जाती है, वो इसी योजना के अंतर्गत है, इसी स्कीम के अंतर्गत ऐसा किया जाता है, ठीक है। विच अमंग दीज इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं इस पूरे पेपर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको पता होगा, क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, ओपेरा इज़ ऑल्सो वेब ब्राउज़र, NetSurf is also a web browser, but Gmail is not a web browser. So the correct answer will be option A. So इसमें कुछ हमें बहुत डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। So we'll move towards the next question. ये भी कंप्यूटर सेक्शन का क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। आगे आपको दिख रहा होगा इंग्लिश का एक क्वेश्चन। चूज द फ्रेज विच मीन्स टू लिमिट समवंस लाइबिलिटी। आपको ऐसे फ्रेज को चूज करना है जिसका मीनिंग क्या होता है, टू लिमिट समवंस लाइबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखिए इसका आंसर, क्लिप वंस विंग्स, फीदर इन वंस कैप, होल्ड समबडी टू रैंसम, पुल वंस सॉक्स अप। अब देखिए ये तो होने वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। पुल वन सॉक्स अप मतलब बिल्कुल रेडी होना, ठीक है। होल्ड समबडी टू रैंसम ये भी नहीं होगा करेक्ट आंसर। अब आप मुझे कंफर्म बताएंगे, क्लिप वंस विंग्स होगा और फीदर इन वंस कैप होगा, ये आप मुझे एग्जैक्ट इसका आंसर बताएंगे। बट अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर वुड बी क्लिप वंस विंग। बट हम इसको आपके लिए डाउट में रखते हैं कि आप इसमें दोनों में से करेक्ट आंसर बताएंगे कि वेदर इट विल बी 1 और 2, एक या दो में से क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो हम आप पे लीव करते हैं ये कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन ए होगा और बी होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं एक बार। 18th नंबर क्वेश्चन है, विच पेयर हैज़ रिसेंटली, ब्रैकेट में दिया हुआ टाइमिंग आपका क्या, जनवरी 2024 वॉन द मेंस डबल्स टाइटल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। अभी ये आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। इस करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी आपको देख के जाना होगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट और बाकी सारे आपको टूर्नामेंट्स भी देख के जाने होंगे। देखिए आपका एग्जाम जनवरी में हुआ था और ये जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा है, सॉरी एग्जाम आपका मार्च में हुआ था और ये जो क्वेश्चन पूछा है आपको कब से पूछा है, जनवरी का पूछा है। तो ऐसे करंट अफेयर्स भी आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एवडेन। ठीक है, रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एवडेन, ऑप्शन नंबर 2। बट आपको भी ऐसे अपने करंट अफेयर्स देखते रहने होंगे, इससे आपको बहुत कुछ आइडिया लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे एग्जाम में। आगे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब होस्टिंग कंपनी। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी जो है वो एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, हॉस्ट गेटर, ब्लू होस्ट, WPX होस्टिंग, ये सब वेब होस्टिंग है। बट मेटा इज़ नॉट अ वेब होस्टिंग कंपनी। ठीक है, मेटा जो है वो क्या है, अब आप इसको थोड़ा सर्च करिएगा, इसके बारे में जान लीजिएगा। फेसबुक जो है वो मेटा का ही है, व्हाट्सएप भी आज मेटा का ही है। तो ये सारी वही कंपनियां हैं, आपको पता होगा। मेटा का ऑप्शन आता है आजकल, व्हाट्सएप में भी आपको आया होगा मेटा सर्च करके, तो आप उसमें देखते होंगे और अब आपको तो बहुत कुछ पता भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023 हुज थीम वाज से नो टू करप्शन कमिट टू द नेशन, और हिंदी में कहें तो भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। अब ये जो है वो वाज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम, अब ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स से ही है कि कब इसको जो है वो मनाया जा रहा था, कब सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अक्टूबर 32 नवंबर 5 2023। ठीक है, कब से कब तक था, तो अक्टूबर 32 नवंबर 5 2023 तक ये आपका वीक सेलिब्रेट किया जा रहा था। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज। अब ये आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है, आपने क्लास 9-10 में पढ़ा भी होगा, उसके पहले भी पढ़ा होगा कि ब्लीचिंग पाउडर का हम किस तौर पे यूज़ करते हैं। नॉर्मली आप देखते भी होंगे अपने घरों में, अपने एरिया में, कि ब्लीचिंग पाउडर का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ बिल्कुल नहीं होता है, प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स ये भी नहीं होता है, एंटीसेप्टिक आफ्टर सेव ये भी नहीं होता है। जो मेन इसका यूज़ होता है वो डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है। ठीक है, किसके रूप में होता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है। तो द फर्स्ट आंसर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, द फर्स्ट आंसर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डिसइंफेक्टेंट होगा। आप देखते होंगे अपने एरिया में कहीं पे भी गंदगी हो रही होती है तो वहाँ लोग छिड़क देते हैं। फिर पानी में भी इसका यूज होता है, जहाँ पे पानी बहुत अच्छा नहीं होता है, लोगों को कुछ और ऑप्शन नहीं रहती तो यही यूज़ किया जाता है। बाकी स्विमिंग पूल में भी आप देखते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर ही यूज़ होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको जानना होगा। बेसिक साइंस के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाने वाले हैं। थोड़ी सी स्नीजिंग और कफ की प्रॉब्लम है, बट कोई बात नहीं, विल मैनेज ऑल दोज थिंग्स। विच यूनियन टेरिटरी यूटी बिकम्स फर्स्ट यूटी टू इम्प्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना। अब ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सी यूटी, कौन सी यूनियन टेरिटरी फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बनी है जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना का सबसे पहले लागू किया है, या उस योजना को लागू किया या इम्प्लीमेंट किया है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डायरेक्ट, आप समझिए कि हम इस आंसर ही डिस्कस कर लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप देख के जाइएगा, रेडी होकर के जाइएगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी। और हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे, सो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी एग्जाम आते आते या उससे पहले, मतलब एग्जाम आते आते मतलब उससे पहले, उसके बाद नहीं, उसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे आपके साथ। बाकी ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आई विल स्किप दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द रीज़न। व्हाट इज़ द रीज़न, मैंने आपको ऑलरेडी बताया दैट दिस क्वेश्चन विल बी डिस्कस बाय आशीष। विल बी डिस्कसिंग बाकी कुछ ये भी क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 24 आर्कियोलॉजी ऑन द वन हैंड। ठीक है, उसको जंबल्ड पैराग्राफ इसका बनाना है। चूज द द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन जंबल्ड, चूज द ऑप्शन दैट रीअरेंजेस द गिवन सेंटेंस टू फॉर्म अ कोहेरेंट एंड मीनिंगफुल पैराग्राफ। अब ये आपको बनाना है, आप एक बार कैसे अरेंज करेंगे इसको एक बार देख लीजिए आप। देखिए सबसे पहले आप किसको रख सकते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। हम इसको आंसर डायरेक्ट अगर बोलिए तो आप बता दें, आप इसको ध्यान से पढ़ के कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो ऑप्शन नंबर 3 था। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, फिर ये 2 हो गया, और उसके बाद डी जो था वो 3 हो गया, और सी जो था वो 4 हो गया। ऐसे आपको जंबल्ड पैराग्राफ्स भी दिए रहते हैं, इसको आपको अरेंज करना होता है, तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं इजीली।
सो इसलिए मैं इस पर बहुत डेडिकेटेड टाइम नहीं देना चाहता। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। सो अच्छा होगा कि हम इस टाइम में कुछ और डिस्कस कर लें, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 25 है, फिल इन द ब्लैंक्स, द कमिटी स्लैश डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर्स। अब इसका जो आपको ये देखना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। आप खुद भी ऑप्शन देख के समझ पा रहे होंगे कि क्या करेक्ट आंसर होगा। हैव नॉट होगा नहीं, फिर इसमें आपका आर होने वाला नहीं है, इज हो सकता है, वेयर वर होगा नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी इज, ठीक है। द कमिटी इज डिवाइडेड, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, इज डिवाइडेड, देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर्स। तो ऑप्शन नंबर 3 will be the correct answer, ठीक है। ऑल राइट, शॉर्टकट फॉर डॉक्यूमेंट व्यूज टूल बार इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो इसका भी करेक्ट आंसर आप देख लीजिए। स्टेटस बार में सिचुएटेड होता है। कहाँ पे सिचुएटेड होता है? स्टेटस बार में। अब देखिए ये सब क्या है कि अगर आप कंप्यूटर पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, सो दिस इज अ सैम्पल फॉर यू। आपको ऐसे अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना होगा। बाकी अब देखिए एक और क्वेश्चन है, अमंग द गिवन 3 नंबर्स द सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड इज आल्सो थ्राइस द थर्ड। अब ये सब क्वेश्चन मैथ एंड रीजनिंग के है। दिस विल आल्सो बी डिस्कस्ड बाय आशीष, सो विल लीव इट टू हिम। बाकी विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग्स। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी, ये भी साइंस के क्वेश्चन है, क्लास 11-12 में आपने पढ़ा होगा। दोज हु आर हैविंग साइंस, जिनके साइंस नहीं होंगे शायद उन्होंने इस क्वेश्चन को गलत किया होगा या उनको पता भी नहीं होगा, शायद आगे उनको पता करके जाना होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये साइंस पर डायमेंशनल फार्मूला बहुत बेसिक है, फिजिक्स में लोगों ने पढ़ा होगा। ml स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर टू, जो भी बोलते हैं, मैंने साइंस में इसको पढ़ा नहीं बिकॉज आई वॉज स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज, सो मुझे इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है वेरी ऑनेस्टली। आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन रीजनिंग का 29 नंबर, सो इट विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड बाय हिम। बाकी ये क्वेश्चन भी इंग्लिश 30, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रीजनिंग का है, सो विल नॉट डिस्कस दिस थिंग्स। SQL स्टैंड्स फॉर, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि SQL का फुल फॉर्म क्या होता है। सो SQL का फुल फॉर्म जो होता है वो आपको बताना है इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी कंप्यूटर से है, अब आप खुद भी देख सकते हैं स्क्रीन पे। द करेक्ट आंसर विल बी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। क्या आंसर होगा? करेक्ट आंसर विल बी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, सो विल नॉट डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज statement and conclusion based question, so this is a reasoning question, or we can say a question of reasoning, analytical reasoning, so it will also be discussed by him. बाकी इसका आंसर तो मुझे पता है, मैं आपको बता भी सकता हूँ, but there is no need at all, so will not discuss this particular question. Let us move towards the next question. Then question number 34 is also of same kind, so it will also be discussed by him. 35 मैथमेटिक्स क्वेश्चन, इट विल बी डिस्कस्ड अगेन बाय हिम, और डिस्कस कर रहे होंगे। बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम। अभी ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। आपने बहुत पढ़ा होगा एंटीवायरस के बारे में, बेसिकली अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा। फर्स्ट वन इज ऑलरेडी एन एंटीवायरस प्रोग्राम, सेकेंड वन इज ऑल्सो एन एंटीवायरस प्रोग्राम, डॉक्टर सोलोमन इज ऑल्सो एन एंटीवायरस प्रोग्राम, सॉरी थर्ड, सेकेंड वन इज नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम, ठीक है। थर्ड वन इज नॉर्टन इज एंटीवायरस प्रोग्राम। कई बार क्या होता है जब हम कुछ बोलते हैं ना तो फिर भी हमें अचानक क्लिक होता है यार मैं तो सही नहीं बोल रहा हूँ, इट इज़ समथिंग रॉन्ग, तो तुरंत मुझे क्लिक हुआ कि यार रेडलॉफ तो एक एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज देयर, थर्ड वन इज देयर, और डॉक्टर सोलोमन इज ऑल्सो देयर, बट द second one is not an antivirus program, so the correct answer will be second option, ठीक है। Redloff is not an antivirus program, ठीक है। All right, so let us move towards the next question. next question में क्या है इसको भी देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कॉर्पुलेंट। अब कॉर्पुलेंट का जो है वो हमें क्या देखना है, एंटोनिम्स देखना है, तो डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि सैलो होगा, सप्लिएंट होगा, फ्लैसिड होगा या इमेशिएटेड होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी इमेशिएटेड। इसको भी आप ऐसे कुछ एमसीक्यूज में आपको एंटोनिम सिनोनिम भी देख के जाना होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन आपको करके ही जानी होगी। द की स्ट्रोक्स, अब आपसे पूछ लिया है कि की स्ट्रोक्स क्या पूछा था,
द की स्ट्रोक्स कंट्रोल प्लस आई इज़ यूज टू, अब किसके लिए यूज़ किया था ये आपको पता होगा, टू अब कंट्रोल प्लस आई का यूज़ बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस बी का जो यूज़ होता है वो बोल्ड के लिए होता है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, बट इटैलिक फॉर्मेट में करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस आई का हम यूज़ करते हैं। तो दो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड वन जो होगा इसका वो करेक्ट आंसर होगा। इटैलिक में करना हो तो वी कैन यूज़ control plus I. All right, so let us move towards the next question, 40th question। 40वां क्वेश्चन कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनेट सर्च इंजन, इसमें कौन सा जो है वो एग्जाम्पल है इंटरनेट सर्च इंजन का। तो इसमें जो करेक्ट एग्जाम्पल है वो लिनक्स भी नहीं है, याहू, एम एस वर्ड इज़ नॉट एन इंटरनेट सर्च इंजन, एम एस विंडोज इज ऑल्सो नॉट अ सर्च इंजन, लिनक्स भी नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो द करेक्ट आंसर विल बी याहू, याहू विल बी द करेक्ट आंसर। सेकेंड वन इज याहू जो है वो क्या है, इंटरनेट सर्च इंजन है, ठीक है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is here. What is the next question? Let us see. 41. In which game Golden Ball award is presented? अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन से गेम में जो है वो गोल्डन बॉल प्रेजेंट किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, हॉकी नहीं, बास्केटबॉल नहीं, वॉलीबॉल नहीं, देन व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, फुटबॉल विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। गोल्डन बॉल किस में दिया था, तो फुटबॉल में दिया था। सो द करेक्ट आंसर विल बी टू, आंसर सेकेंड, ठीक है, आंसर सेकेंड, फुटबॉल विल बी द करेक्ट आंसर, फुटबॉल। थोड़ा सा मार्क मेरे से नीचे हो जा रहा है बट कोई बात नहीं। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे और आपको डेफिनेटली इनका आंसर भी आपको करते रहना होगा। आगे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, लेट अस सी टू दोस क्वेश्चंस एज वेल। व्हाट इज अ शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट कॉपीराइट। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉपीराइट के लिए आपको कौन सा जो होगा वो शॉर्टकट की यूज़ करना होगा। तो सो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करना होगा, एक बार आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था, इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिएगा। दिस क्वेश्चन वॉज ड्रॉप्ड बाई एनटीए बिकॉज ये क्वेश्चन जो था वो ठीक नहीं था, इसका आंसर भी बहुत कुछ रेलेवेंट नहीं दिख रहा था। सो दिस वॉज ड्रॉप्ड बाई एनटीए। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर जाएं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा वायरस है जो इन्फेक्ट करता है फर्स्ट सेक्टर ऑफ डिस्क, ठीक है। स्लैश है और लिखा है कि वायरस इन्फेक्ट्स द फर्स्ट सेक्टर ऑफ डिस्क। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो बूट सेक्टर जो होगा वो बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट्स द फर्स्ट सेक्टर ऑफ डिस्क, ठीक है। द करेक्ट आंसर विल बी बूट सेक्टर। ऑल राइट, सो विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 44। अब ये आपका जीके जीएस से सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है आपका, ध्यान से देख लीजिएगा। स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अटल पेंशन योजना, जननी सुरक्षा योजना। अब क्वेश्चन ये है कि ये कब कौन सा लॉन्च किया गया था, इसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा रहा है, डेट ऑफ अनाउंसमेंट की रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आपका है। अब इसमें जो आपका सबसे पहले आप देख लीजिए कि भारत स्वच्छ भारत मिशन कब आया था। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2 अक्टूबर 2014 को आया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वो आपका कब आया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आपका आया था वो यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आया था आपका 22 ऑफ जनवरी 2015। ऑल राइट, सो बी विल बी द ऑप्शन फॉर दिस। अटल पेंशन योजना, इट मीन्स कि अटल पेंशन योजना हम बात कर रहे हैं 9 मई 2015 के बारे में, ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। बाकी जननी सुरक्षा योजना ये कब आया था आपका, ये आया था आपका 12 अप्रैल 2005 को। अब कौन सा ऑप्शन बच रहा है हमारे पास बच रहा है स्वच्छ भारत मिशन के लिए, जिसका हम ए कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप अरेंज करिए, ए का टू यहाँ दिख रहा है हमें, ठीक है, ऑल राइट, और ए का 2 हमें 4 में भी दिख रहा है। देन बी का हमें क्या देखना है, बी का 3 यहाँ भी सेम है, दोनों सेम है, ठीक है। सी का अटल पेंशन योजना, इसका क्या हो जाएगा आपका, सी का ऑप्शन 4। अब देखिए यहाँ सी का 4 है, सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 क्या होगा जिसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी देखते हैं।
45 नंबर क्वेश्चन है कि इन इंडस्ट्रीज एब्रिविएशन WPI स्टैंड फॉर। इंडस्ट्रीज में जो है वो इस एब्रिविएशन के क्या मतलब होता है, तो हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं। होल सेल प्राइस इंडेक्स इसका जो होता है वो फुल फॉर्म होता है, यही आपसे पूछ रहा है। फिर आपसे इकोनॉमिक्स का सवाल एक और पूछ लेता है, और वो क्या पूछता है, CPI क्या होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको भी आप ध्यान से याद रखिएगा, वैसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको देखते रहना होगा। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक और रीजनिंग का क्वेश्चन है 46। दिस वाज आल्सो बी डिस्कस बाय आशीष। इन्होंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है कि कैसे किसी डेट को फाइंड करना होता है, तो ये आप जो है वो देख लीजिएगा उस वीडियो को। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो नहीं मिलेगा, अब कहाँ मिलेगा, प्लेलिस्ट है हमारी एक रीजनिंग फॉर CUT UG एंड PG 2025। उस रीजनिंग में आप जाके देखेंगे तो कैलेंडर रिलेटेड उन्होंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं, वहाँ आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। Let us move towards the next question. What does HTML stand for? बहुत बेसिक है, 7th 8th में अगर भी आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा, लाइफ में कभी भी कंप्यूटर पढ़ा होगा, तो इसका आप आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे, और बहुत बेसिक आंसर भी इसका है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें कुछ हमें बहुत डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। Let us move towards the next question. What is the next question we have? 48. Again, it is a question of reasoning and math, so it will be discussed by him. I will not discuss this particular question. वही अच्छे तरीके से आपको बता और समझा पाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, हम भी कर सकते हैं, बट ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं, when he is there already. Then again, mathematics and reasoning question is there, so will be discussed by him. Then one more question is there, which is of you can say GK and GS section. Which of the following day is celebrated on 5th of December every year? कौन से दिन जो होता है वो 5 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिन हम मनाते हैं? इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, वर्ल्ड सॉइल डे, नेशनल एजुकेशन डे, वर्ल्ड टीचर्स डे, कौन सा डे हम सेलिब्रेट करते हैं? सो द करेक्ट आंसर विल बी वर्ल्ड सॉइल डे। इस दिन हम क्या मनाते हैं, तो विश्व मृदा दिवस, यानी वर्ल्ड सॉइल डे हम सेलिब्रेट करते हैं 5th ऑफ दिसंबर को, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर विल बी वर्ल्ड सॉइल डे। बाकी आप इनका एक बार आंसर देख लीजिएगा कि इंटरनेशनल वॉलंटियर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया। अब देखिए, नेशनल एजुकेशन डे के बारे में मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। ये APJ अब्दुल कलाम और बाकी कलाम के बारे में आप जो एक और कलाम जी हैं उनके बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो हम आपको क्लू देंगे, आंसर आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। बार बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स कोई बात नहीं, जो नेशनल एजुकेशन डे है, जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है, उनके जन्म दिवस के अवसर पे, उनके बर्थ एनिवर्सरी के ओकेज़न पे सेलिब्रेट किया था नेशनल टीचर्स डे। तो आपको बताना होगा कि हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, उनका नाम क्या था, मौलाना करके नाम था, आप याद देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको क्लू दे दिया। और उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे, उन्हीं के जन्मदिन के दिन के अवसर पे हम ये सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको आंसर ज़रूर बताना होगा, आपको भूलना नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारे क्लू दे दिए हैं, ठीक है। वो हमारे देश के क्या थे, पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। आइए आगे चलते हैं, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये भी क्वेश्चन रीजनिंग का है, सो इट विल आल्सो बी डिस्कस्ड बाय आशीष। नथिंग इन द ब्लैंक्स, नथिंग नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी फिल करना है, तो रीजनिंग में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको देखना होगा। एंटोनिम सिनोनिम के पहले क्वेश्चन आपको दिखे, अब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चंस दिख गए हैं। अब देखिए, इसमें क्या करना है आपको, नथिंग बीट्स द टेस्ट ऑफ हनी फ्रेश फ्रॉम द, अब अवियरी होगा, या फिर इसमें सिमेट्री होगा, एरेना होगा, या अपियरी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, अपियरी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन देखते रहने होंगे, समझते रहने होंगे, तब आप जो है वो आसानी से अपने इस पूरे पेपर को टैकल कर पाएंगे, अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। अब देखिए, एक और क्वेश्चन जीके जीएस से है, इन इंडिया ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। इंडिया में जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन से है नहीं, अब ऑयल सीड से होगा नहीं, मिल्क प्रोडक्शन से होगा नहीं, तो ऑप्शन ए की बचता है ब्लू फिश। ब्लू जो है वो अब रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है, बिकॉज ब्लू पानी का कलर तो कुछ होता नहीं, बट हमें ब्लू दिखता है, तो आप उससे समझ सकते हैं कि फिश जो है वाटर में ही रहती है, तो कहीं ना कहीं ब्लू रेवोल्यूशन उसी से कनेक्टेड होगा। तो अगर आपको नहीं भी पता तब भी आप ऐसे गेस करके आंसर लगा सकते हैं। बट ऐसे जो रेवोल्यूशंस है, गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, पिंक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये सब आप एक बार पढ़ के जाइएगा, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को टैकल भी तब कर पाएंगे। अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आपको होने वाली है और फिर दिक्कत होगा, ठीक है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी हम देख लेते हैं।
सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड टर्म। अब देखिए ये भाई वही वाले क्वेश्चन है, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स अगेन। सो लेट अस लीव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हम आगे चलते हैं। अ वर्कशीट रेंज इज, अब देखिए वर्कशीट जो रेंज होती है वो क्या है, इसके बारे में आप समझ लीजिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जिन्होंने भी कभी कंप्यूटर पढ़ा होगा वो पूरा जानते होंगे। इसका आंसर एक ही बार देखते ही उन्होंने लगा दिया होगा। कमांड यूज फॉर डेटा मॉडलिंग नहीं होगा। अ रेंज ऑफ वैल्यू सच एज फ्रॉम 1 to 100 नहीं होगा। ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स भी नहीं होगा। द करेक्ट आंसर विल बी अ ग्रुप ऑफ सेल। वर्कशीट क्या होती है, तो एक ग्रुप ऑफ सेल होती है वर्कशीट। इसको भी आप समझ लिए हैं, आगे चलते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेशल लेक्चर्स, ठीक है ठीक है ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। आई विल बी डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। और ऐसा नहीं है कि वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आई विल रिक्वेस्ट हिम, ही विल डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चंस। इन विच सिटी इज दैट स्टेडियम वेयर द 2023 वर्ल्ड कप फाइनल क्रिकेट मैच वॉज प्लेड। वो कौन सा शहर था भारत का जहाँ पे 2023 वर्ल्ड कप जो क्रिकेट हुआ था, क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2003 वर्ल्ड कप फाइनल क्रिकेट, जिसमें भारत हार गया था अनफॉर्चुनेटली, उसका जो फाइनल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ये आपको हमें बताना है। तो जो उसका फाइनल हुआ था वो गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। आप सबको याद होगा जो भी लोग क्रिकेट देखते हैं, ठीक है। सो बहुत अनफॉर्चुनेट डे था इट वॉज फॉर इंडिया, बट कोई बात नहीं, हमारे प्लेयर्स उस दिन हारे नहीं थे, बट अगेन टेक्निकली तो हमारी हार हुई थी, बिकॉज वी लॉस्ट दैट पर्टिकुलर मैच। 58 again reasoning and maths question, so we'll be discussing all those things. How many trophies of ICC ODI World Cups win by Australia and India men respectively? सवाल ये पूछा जा रहा है कि कितने जो ट्रॉफीज़ हैं आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप के, वो इंडिया, वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के द्वारा जीते गए, मेन की बात की जा रही है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली हमें बताना है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपको ऑलरेडी पता होगा। ऑस्ट्रेलिया जो 6 बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीत चुका है और भारत सिर्फ 2 बार जीता हुआ, ठीक है। कब भारत जीता हुआ, एक बार 1983 में, 1983 में, और एक बार 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। 1983 में कौन कप्तान थे, कपिल देव कप्तान थे। सो द ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीता है और हमने कितने बार जीता है, 2 बार जीता हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्रिकेट से 2 क्वेश्चन आपको यही देखने को मिल गया। अब आइए एक क्वेश्चन और दिख गया आपको यहाँ रीजनिंग का। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी उन्होंने जब क्लॉक पढ़ाया तो वहाँ बता दिया। इन 16 मिनट्स द मिनट हैंड गेन्स ओवर द ओवर हैंड बाई, इसको भी उन्होंने बता दिया ऑलरेडी, बट आप एक बार उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इस क्वेश्चन को हम उनसे बोलेंगे भी कि आप एक बार डिस्कस कर लीजिए सर, तो ज़्यादा अच्छा होगा। हु इज़ द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज, ये अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। तो आपको जो सोसाइटीज़ है उनको पढ़ के जाना होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने किया था। ज्योतिबा फुले भी इनका नाम कहीं दिखता है आपको, तो वही आंसर ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किया था, आत्माराम पांडुरंग किए थे या फिर कौन किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना आपको राजा राम मोहन रॉय किए थे या फिर किन्होंने किया था, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देख के जाना होगा। फिर दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज की स्थापना किए थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में हुई थी या कब हुई थी, ये आपको देखना होगा। फिर मुंबई में हुई थी, पुणे में हुई थी, कहाँ हुई थी, ऐसे क्वेश्चंस आपको देख के जाने होंगे, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देख के जाते रहना होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपका एग्ज़ाम इजीली आपसे क्रैक हो जाएगा, अच्छे खासे मार्क्स भी आपके आएंगे। तो ज्योतिराव फूले के बारे में एक फैक्ट और बता दें कि उन्होंने गुलामगिरी करके एक बुक भी लिखा है। उस बुक का क्या नाम है, गुलामगिरी, याद रखिएगा आप लोग। गुलामगिरी बुक किसने लिखा है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले ने लिखा है। बाकी भीमराव अम्बेडकर आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इनके बारे में बहुत सारे फैक्ट। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, उसके चेयरमैन भी थे। फिर अगेन एक फिल इन ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। व्हेन ही फिर स्लैश द फाइनल स्लैश डिसीजन ही क्विकली पिक्ड अप हिज बैट एंड लेफ्ट। देखिए अब ये क्रिकेट रिलेटेड एक और क्वेश्चन दे दिया है कि व्हेन ही हर्ड, देखिए ये हर्ड होगा नहीं, यहाँ पे एम्पायर है तो ये तो ठीक होगा नहीं। अब थर्ड पे आते हैं। व्हेन ही हर्ड द एम्पायर्स फाइनल डिसीजन ही क्विकली पिक्ड अप, तो सो थर्ड वन विल द करेक्ट आंसर। जैसे उसने सुना फाइनल डिसीजन, तुरंत जो है अपना वो बैट उठा चल दिया, तो ये द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड वन, हर्ड एंड अंपायर्स, ठीक है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। 63rd, what is the term used when you press and hold left mouse key and move the mouse around the slide? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप
व्हेन व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड द स्लाइड, तो उसको बोलते क्या हैं? जब आप माउस को पकड़ते हैं, लेफ्ट माउस की को प्रेस करते हैं और होल्ड करते हैं और मूव करते हैं माउस अराउंड द स्लाइड, तो उसको क्या बोलते हैं? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसको हम ड्रैगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रैगिंग, ठीक है। कंप्यूटर के टर्म्स में क्या बोलते हैं? इसको हम ड्रैगिंग बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं और उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर स्पेल्ड करेक्टली। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपने पूरे एग्जाम में देखा होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है उसमें इनकी स्पेलिंग ठीक है। कमीशन की स्पेलिंग मुझे बहुत कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। अकोमोडेशन हमने ऊपर देखा था, इस वजह से अकोमोडेशन की स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। फिर अननेसेसरी की स्पेलिंग भी ठीक नहीं है। उसके बाद रिसीवर की भी स्पेलिंग ठीक नहीं है, सॉरी रिसीवर की ठीक है, सॉरी रिसीवर की ठीक है स्पेलिंग, और मोमेंटो की भी स्पेलिंग ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं मोमेंटो बट इट इज़ मेमेंटो, ठीक है। सो अब देखिए क्या क्या ठीक है इसमें, हम एक बार देख लेते हैं। रिसीवर की स्पेलिंग इज करेक्ट वन, ठीक है, ऑल राइट, और मोमेंटो भी ठीक है। तो आंसर ए डी एंड ई विल बी करेक्ट, ठीक है, ए डी एंड ई। बाकी ये जो दोनों हैं बीच के, बी एंड डी इज नॉट करेक्ट वन। सो ए इज करेक्ट, डी इज करेक्ट एंड ई इज करेक्ट। बाकी बी सी जो है वो रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी बस एक आपको आइडिया लग जाए इसलिए इस पूरे पर्टिकुलर पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, नो अदर ऑब्जेक्टिव्स देयर। बाकी वर्किंग 5th to 6th ऑफ हिज यूजुअल पीडी अगेन मैथ्स एंड रीजनिंग क्वेश्चन, सो इट विल बी डिस्कस्ड बाय हिम। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दिख रहा होगा, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड इनविसेज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। 66 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए आपके सामने, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनविसेज का जो मतलब होगा, जो मीनिंग होगा वो क्या होगा इसमें। तो जो इनविसेज का मीनिंग होगा वो आपको क्या दिख रहा है इसमें, इनविसेज लेट अस फाइंड इन द ऑप्शंस। कैप्चर इन वॉर होगा नहीं, मास एग्जिस्ट फ्रॉम प्लेस होगा नहीं, फॉर ग्रैंड सीनरी होगा नहीं, फोर सी इन माइंड। तो फोर सी इन माइंड विल बी द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन 4 जो होगा वो करेक्ट होगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, आप खुद ही देख सकते हैं एग्जाम्पल्स। देन 67 नंबर क्वेश्चन इज देयर, कंप्लीट द सेंटेंसेस इन लिस्ट 1 लिस्ट विद द करेक्ट क्वेश्चन टैग इन लिस्ट 2। पारुल हैज़ इटन। अब इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसका हम करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं जो ऑफिशियल आंसर की में था, बहुत ईजिली आप कर पाएंगे, इसमें बहुत करने की बात नहीं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आप इसके बाद मैच कर लीजिएगा और ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत कुछ करने के बाद बेसिक जब आपने प्रैक्टिस किया होगा कभी सेंटेंसेस का, तो वहाँ आपको दिखा होगा ये सारे इंटरगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है, कैसे फ्रेम करने हैं आपको। देन क्वेश्चन मार्क नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, क्या होगा। देन विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड। अब ये आपको पूछ रहा है कि किस एक्सटेंशन से या फिर कैसे जो है वो होता है आपका MS वर्ड स्टार्ट होता है। तो MS वर्ड जो आपको स्टार्ट होता है वो किस फॉर्मेट में दिखता है, किस तरीके से दिखता है, तो ये आपको दिखेगा winword.exe, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, winword.exe विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे चलते हैं। कंप्यूटर के ऊपर ठीक ठाक क्वेश्चन हैं, आपने पूरे पेपर को अगर देखा होगा ध्यान से, जितना मैंने स्टार्टिंग से कहा है, तो आपको बहुत सारी समझ में आएगा। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन है, पार्टनरशिप आपके सिलेबस में भी है, सो उसको आपको देख लेना होगा, ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे बीच बीच में। फिर अगेन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 71st, वेयर वाज द G20 समिट हेल्ड इन दिल्ली इन 2023। तो ये सितंबर में ऑर्गेनाइज किया गया था, सितंबर 2023 में। तो आपका एग्ज़ाम हुआ था मार्च 2024 में। तो 6 से 8 महीने का आपको जो पूरा करंट अफेयर्स पे पढ़ के जाना होगा। तो ये जो G20 समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, भारत मंडपम में, ठीक है। कहाँ पे, भारत मंडपम में। अब एक बात आपको यहाँ पे क्लू लग रही होगी, मैंने आपको ऑलरेडी समझा भी दिया है कि सितंबर में ये हुआ था और वो आपके एग्ज़ाम में पूछा है, और आपका एग्ज़ाम मार्च में हुआ था। तो लगभग 6 से 8 महीने का आपको करंट अफेयर्स पे पढ़ के जाना होगा। अगर हम बात करें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ऑलमोस्ट ये आपका 7th मंथ में पड़ा हुआ है आपका एग्ज़ाम इसके होने के बाद। तो वही 6 से 8 महीने का अगर आप करके जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। करंट अफेयर्स के ठीक ठाक वेटेज भी है। अब देखिए डांस बहुत फेवरेट है, NTA का बार बार आपसे पूछता है डांस, तो
भरतनाट्यम से रिलेटेड कौन है, फिर कुचिपुड़ी से रिलेटेड कौन है, ओडिसी से रिलेटेड कौन है, मोहिनीअट्टम से रिलेटेड कौन है। तो अब इस बार ये नहीं पूछा किस स्टेट से रिलेटेड है, कोई बार ये भी पूछा है किस स्टेट से रिलेटेड है, या फिर उस डांस के पर्टिकुलर पार्ट्स कौन कौन से हैं। इस बार ये पूछा है कि उससे रिलेटेड आर्टिस्ट कौन सो वो कौन कौन आर्टिस्ट हैं, ठीक है। तो इससे जो करेक्ट आंसर होगा इसका देख लेते हैं। भरतनाट्यम से जुड़े हुए कौन हैं, भरतनाट्यम से जुड़े हुए कौन है एक बार ये समझ लेते हैं। तो देखिए भरतनाट्यम से जुड़े हुए जो है वो हेमा मालिनी है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं, भरतनाट्यम का हेमा मालिनी हो जाएंगी। कुचिपुड़ी को हो जाएंगे आपके वेंदम लक्ष्मी नारायणन, ठीक है। देन ओडिसी की हो जाएंगी आपकी हो जाएंगे केलुचरण मोहापात्रा। मोहापात्रा नाम आप जानेंगे तो उड़ीसा में मिलता है, इस तरीके से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोहिनी अट्टम, डी विल बी द ऑप्शन 3, के कल्याण कुट्टू अम्मा, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या आंसर मिल रहा है आपको, ए का हमने क्या बताया है 2, ठीक है। इसमें दिख गया आपको ए का 2 और किसी में ए का 2 है भी नहीं, तो आप यहीं से करेक्ट कर लेंगे। हेमा मालिनी भरतनाट्यम के अलावा सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपको देखना नहीं है, डायरेक्टली भी आपको हो जाता है। हम 2 ऑप्शन तक जाते हैं, बट इसमें पहले ही ऑप्शन 2 है तो हमें पहले ही सही लग रहा है, उसके बाद और कोई ऑप्शन इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर नहीं रहा। सो ऑप्शन नंबर 1 will be the correct answer for this particular question. Let us move towards the 73rd question. Again, maths and reasoning question. It will be discussed by Ashish. And 74th question is there. On January 2024, IIT's team created the first high-resolution landslide risk map for India. अब देखिए करंट अफेयर्स जो आपसे पूछे हैं वो बहुत रिसेंट के हैं, बहुत अगर गया भी पीछे है तो सितंबर 2003 तक गया है। तो आपके एग्ज़ाम अगर मार्च में होने वाले हैं तो आप सितंबर तक का करिए, उससे बहुत पीछे के करने के बहुत मतलब नहीं होंगे, बिकॉज इट विल नॉट गिव यू मोर आउटपुट। तो कंपेरेटिवली आपके एफर्ट्स ज़्यादा लाएंगे और आउटपुट कम मिलेंगे, तो इसलिए सितंबर तक का करके चाहिएगा, उससे पहले के करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी उससे आगे करिए, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर इनका आप करंट अफेयर्स करके जा सकते हैं। जनवरी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। लेट अस सी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी नन अदर देन ऑप्शन नंबर 1, IIT दिल्ली, ठीक है। IIT दिल्ली ने जो है वो इस टाइप का फर्स्ट हाई रिजोल्यूशन लैंडस्लाइड रिस्क मैप इंडिया के लिए रेडी किया हुआ था जनवरी 2024 में। सो लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। इसके लिए जो लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 75th। हमने ऑलरेडी आपको बताया था 75 क्वेश्चन ही आते हैं, 75 क्वेश्चन आर देयर। In which Indian state is the India International Science Festival 2003 is being organized or being organized? ठीक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2003 कब ऑर्गेनाइज किया गया था? ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो कब ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अब ये आपसे नहीं पूछा कब ऑर्गेनाइज किया गया था, ये नहीं पूछा आपसे, ये पूछा है कि ये कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया। तो जो करेक्ट आंसर होगा उसका क्या होगा, हरियाणा में। हरियाणा में एक शहर पड़ता है, क्या पड़ता है शहर, फरीदाबाद। फरीदाबाद में ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये कब ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, तो देखिए एक्चुअली ये है 2003 का, बट इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी 2024। तो आप सितंबर तक हम डेडलाइन जो रखे हैं वो ऑलमोस्ट हमें ठीक दिख रहा है, क्योंकि देखिए जनवरी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं ऑलरेडी आपने देखा है, और लास्ट एक अगर बहुत पीछे जाकर पूछा है तो सितंबर तक का पूछा है G20 वाला क्वेश्चन। तो जब आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सितंबर तक का पढ़िए, उससे बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फिर आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और आपका आउटपुट कम मिलने वाला है। तो हमने आपको ऑलरेडी दिखाया भी, देखिए जस्ट इसके पहले IIT का जो क्वेश्चन पूछा है वो भी 2024 का ही जनवरी का पूछा हुआ है। तो जनवरी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और उससे बहुत पहले आपको जाने की ज़रूरत है नहीं, जनवरी से बहुत पहले जाने की जरूरत है नहीं, और पीछे जाके पूछेगा तो जनवरी तक का पूछेगा। तो ये थे सॉल्यूशंस। आई होप आप सबने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। हमने बहुत आराम से, बहुत इजी तरीके से पूरी सेशन में डिस्कस किया चीज़ों को। कुछ जगह पर हमने बहुत आंसर ही डायरेक्ट आपको बता दिया, बिकॉज हमें लगा बहुत डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कुछ जहाँ पे लगा हमें डिस्कस करना चाहिए हमने डिस्कस भी किया है। आई होप अब इसके साथ आपको आइडिया लग गया होगा ज़रूर कि हमें कैसे उस पूरे पेपर के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे पेपर आएगा तो टैकल करना है। बाकी कैसे प्रिपरेशन करना है इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत आइडिया आपको ज़रूर देंगे। बाकी हम रीजनिंग की पूरी बैच स्टार्ट कर चुके हैं, पॉलिटी की बैच स्टार्ट कर चुके हैं, और बाकी सारे सेक्शंस को भी हम जल्दी ही कवर करने वाले हैं। सिलेबस को डिस्कस करते हुए नेक्स्ट जो है वो पूरे डेडिकेटेड वे में डिस्कस करेंगे कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। बाकी मैं भी बहुत जल्द कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा, और फिर
हम कुछ मॉडल पेपर्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे जहाँ पे आप बहुत बहुत सारी चीज़ देख पाएंगे, समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो ये थी, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, बिकॉज विल बी स्टार्टिंग अ लॉट ऑफ सीरीज़, तो आपको वो सारी सीरीज़ दिख पाएँ। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, कुछ और भी जानना चाहते हैं तो। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। बाकी हम यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। तो इस तरीके से आप हमसे जुड़े रहेंगे तो वी विल वर्क फॉर यू, साथ मिल करके कुछ हम अच्छा ज़रूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत दिन से मैं सोच रहा था, बहुत लेट हो रहा था, सो इस वजह से आज मैं बहुत सोया भी नहीं था, बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, आज रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड करना है। कुछ भी हर्डल्स है, देयर इज़ कहते हैं ना कि देर इफ़ यू हैव अ विल पावर, इफ़ यू हैव अ विज़न, देयर इज़ नो हर्डल्स एट ऑल। कोई भी हर्डल नहीं होती, अगर आपको उनको सोच लिया तो आपको करना चाहिए और करते ही हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत ख्याल रखिए अपना, बहुत खुश रहिए अपना, बहुत ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।